हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर 2 यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें रिस्क का मतलब समझना पड़ेगा कि रिस्क बेसिकली होता क्या है। तो अगर हम बहुत ही सिंपल भाषा में बात करें तो रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। जब भी आप कोई काम करते हो तो वहां पर लॉस होने के जो चांसेस होते हैं उसी को हम रिस्क कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के मान के चलिए, एक ए पर्सन है, उसने एक प्रोजेक्ट ए स्टार्ट किया है और प्रोजेक्ट ए के फेल होने के जो चांसेस है वो 20% है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो 20% रिस्की है, क्योंकि देखो अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो ए पर्सन को इससे बहुत बड़ा लॉस जो है वो होने वाला है। अगर हम एक बैंक की बात करते हैं तो बैंक का नेचर ही ऐसा है कि उसे रिस्क लेना ही पड़ता है। यानी कि बैंक ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करता है जहां पर उसे हर स्टेज के ऊपर रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए, जब एक बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है पब्लिक से तो बैंक को वहां पर लिक्विडिटी रिस्क जो है वो फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो, जब डिपॉजिटर पैसा मांगने बैंक के पास आएगा तो हो सकता है कि उस समय बैंक के पास फंड्स ना हो, जिसकी वजह से वो पैसा रिपे ना कर पाए, जिससे एक तो उसकी रेपुटेशन का लॉस होगा, साथ के साथ उसे फाइनेंशियल लॉस भी होगा। उसके बाद जब बैंक यहाँ पर लैंडिंग करता है तो वहां पर क्रेडिट रिस्क फेस करता है, क्योंकि हो सकता है कि जो बोरोवर है वो टाइम आने पर बैंक का पैसा रिपे ना करे। उसके बाद जब बैंक इन्वेस्टमेंट करता है तो वहां पर भी उसे रिस्क फेस करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट किया वो कंपनी डूब जाए, या फिर मार्केट में ऐसी फ्लक्चुएशंस आ गई हैं जिसकी वजह से बैंक को लॉस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बैंक की फंक्शंस की नेचर ही ऐसी है कि उसको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब बैंक रिस्क लेना छोड़ तो नहीं सकती है, तो यहाँ पर बैंक के पास ऑप्शन बचती है कि वो इन रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके और आज के टाइम में सर्वाइव कर सके और साथ के साथ ग्रोथ भी कर सके। तो यहाँ पर आपको रिस्क का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड लॉस इन बैंकिंग। तो अगर हम बैंकिंग की बात करें तो रिस्क और लॉस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है, रिस्क इज ऑलवेज क्वांटिफाइएबल, लॉस कैन बी सब्जेक्टिव और डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। रिस्क को जो है वो आप क्वांटिफाई कर सकते हो, पर लॉस को नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉस सब्जेक्टिव होता है और वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। या फिर देयर इज नो रियल डिफरेंस बिटवीन रिस्क और लॉस। रिस्क और लॉस के बीच में कोई रियल डिफरेंस नहीं होता है, ये एक ही चीज के दो नाम हैं। या फिर रिस्क इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ नेगेटिव आउटकम वाइल द लॉस इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ दैट आउटकम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, रिस्क क्या है? रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि लॉस होने के जो चांसेस है। यहां पर आपको लॉस हुआ नहीं है, सिर्फ चांस है कि आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, जब तक लॉस होने के चांसेस है तो वो रिस्क कहलाएगा। जब आपको एक्चुअली में लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो वो लॉस कहलाएगा। जैसे मान के चलिए, एक बैंक है, एबीसी बैंक है, उसने 20 लाख रुपए का जो लोन है वो ए पर्सन को दिया। ठीक है, और ए पर्सन को दिया और 5 साल के बाद रीपेमेंट जो है वो की जानी है। तो एबीसी बैंक जो है वो क्रेडिट रिस्क यहाँ पर फेस कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि जो ए पर्सन है वो 5 साल के बाद डिफॉल्ट कर दे और इसका लोन का पैसा बैंक का रिपे ना करे। तो देखो, जब तक कि ये डिफॉल्ट करता नहीं है तब तक ये रिस्क कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस है। जैसे ये 5 साल के बाद डिफॉल्ट कर देगा, ठीक है, यानी कि आउटकम अगर रिलाइज हो जाएगी डिफॉल्ट की, तो ये आपका लॉस जो है वो बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर बैंक को नुकसान जो है वो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज द रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप अप्लाइज टू बैंक। तो बैंक के केस में जो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है वो कैसे अप्लाई होती है। ऑप्शन ए कह रहा है, लोअर रिस्क ऑलवेज लीड टू हाई रिटर्न, हाई रिस्क ऑलवेज लीड टू लोअर रिटर्न। यानी कि आप अगर कम रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी, अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगी। या फिर देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न एंड इट डिपेंड्स सोनली ऑन द इंडिविजुअल बैंक स्ट्रेटजी। मतलब यहाँ पर कोई भी कोरिलेशन नहीं है रिस्क और रिटर्न के बीच में। ये सारा का सारा जो खेल है वो बैंक की स्ट्रेटजीज के ऊपर है। अगर बैंक स्ट्रेटजीज अच्छी बना लेगी तो वो ज्यादा रिटर्न कमाएगी, अगर स्ट्रेटजीज अच्छी नहीं होगी तो कम रिटर्न कमाएगी। या फिर टेकिंग हाई रिस्क जनरली गिव्स बैंक्स टू पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न बट आल्सो इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटर लॉस।
मतलब अगर एक बैंक ज्यादा रिस्क लेती है तो उससे उसे ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, साथ के साथ ज्यादा लॉस होने के चांसेस भी होते हैं। या फिर बैंक शुड अवॉइड ऑल रिस्क एट ऑल कॉस्ट टू इंश्योर मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि बैंक को सभी रिस्क को अवॉइड करना है अगर वो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी गेन करना चाहती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो, रिस्क और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप रिस्क ज्यादा लोगे तो वहां पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, अगर आप रिस्क कम लोगे तो वहां पर आपको रिटर्न भी कम मिलेगा। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक बैंक है, उसके पास अगर 100 करोड़ रुपए है, तो देखो अगर वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देगी तो वहां पर रिस्क कम है और नॉर्मली वहां पर जो उसे रिटर्न मिलेगी वो कम ही होगी। पर अगर ये 100 करोड़ को वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देगी, ठीक है, तो कंपनी थोड़ी सी रिस्की है, यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, पर कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न भी देगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, रिस्क ज्यादा लोगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगी, रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कम मिलेगी। उसके बाद देखो, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस क्रेडिट रिस्क इन बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कौन सी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से डिफाइन करती है। पहला देखो, रिस्क ऑफ बॉर्बर नॉट रिपेइंग लोन्स एंड कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस। मतलब कि जब एक बैंक लोन देता है तो बॉर्बर अगर लोन की रिपेमेंट नहीं करता है तो उसकी वजह से बैंक को जो फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस होते हैं वो आपका क्रेडिट रिस्क होता है। या फिर रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग एंड इंपैक्टिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएट होता है इंटरेस्ट रेट, तो उसकी वजह से आपके जो रिटर्न के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। या फिर रिस्क ऑफ टेक्नोलॉजी फेलियर्स डिस्टर्बिंग बैंक ऑपरेशन। अगर टेक्नोलॉजी फेलियर हो जाता है तो उसकी वजह से जो बैंक ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। या फिर द रिस्क ऑफ एम्प्लॉयज इंगेजिंग फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट तरीके से क्रेडिट रिस्क को डिफाइन करती है बैंकिंग के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क का सिंपल सा मतलब है कि अगर बैंक लैंडिंग करती है तो लैंडिंग करते वक्त वो जो रिस्क फेस करती है बॉर्वर के डिफॉल्ट का, उसी को हम क्रेडिट रिस्क जो है वो कहते हैं, क्योंकि अगर बॉर्वर ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक को बहुत लॉस जो है वो होने वाला है। ठीक है, अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्यों अराइज होता है, क्या कॉजेज होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कॉज होता है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन। अगर हमारे जो लोन ऑफिसर्स है, रिस्क मैनेजमेंट टीम है या फिर सीनियर मैनेजमेंट है, उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। जैसे कि मान के चलिए रिस्क मैनेजमेंट टीम ने बताया है कि अगर बैंक यहाँ पर लोन देगा, यानी कि जो लोन ऑफिसर है वो अगर किसी को लोन देगा तो उसका जो क्रेडिट स्कोर है वो मिनिमम 700 होना चाहिए, पर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाई। रिस्क मैनेजमेंट टीम ने ये बात लोन ऑफिसर को बताई नहीं और उसने 650 वाले क्रेडिट स्कोर वाले इंडिविजुअल को भी यहाँ पर लोन दे दिया, जिसकी वजह से उसको क्रेडिट रिस्क फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट कॉज है। फिर ओवर एम्फोसिस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। अगर आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देते हो, यानी कि आप सारे के सारे जो डिसीजन है वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग के थ्रू ही करते हो, तो देखो ग्रुप डिसीजन मेकिंग वैल्यूबल रहती है, अच्छी रहती है कंपनी के लिए, पर हर डिसीजन के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में कोई भी डिसीजन जो है वो काफी, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे काफी क्रूशियल जो डिसीजंस होते हैं जो कि बैंक के लिए जल्दी करने होते हैं उनमें डिले हो जाता है, जिससे बैंक को लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद इनएडिक्वेट अप्रेजल। अगर कोई बैंक यहाँ पर जो लोन्स एंड एडवांसेस है उनका अप्रेजल सही तरीके से नहीं करता। अप्रेजल करने का मतलब है कि लोन देने से पहले वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ले कि जो बॉर्वर है वो लोन लेने के लायक है भी या फिर नहीं है, वो लोन ले तो रहा है, क्या वो लोन को रिपे भी कर पाएगा, जिसके लिए हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो, लोन ऑफिसर जो है वो एक्सपर्ट बंदे नहीं है और बिना आपने इन्वेस्टिगेशन के लोन को अप्रूव कर देते, तो आपको क्रेडिट रिस्क फेस करना ही पड़ेगा। उसके बाद नैरोली डिफाइंड स्कोप ऑफ अप्रेजल। अगर आप अप्रेजल कर रहे हो, लोन्स एंड एडवांसेस के अप्रेजल तो कर रहे हो आप, पर आप सिर्फ फाइनेंशियल मैट्रिसेस को ही ध्यान में रख रहे हो। जो क्वालिटेटिव फैक्टर है, जैसे कि बोरोवर का कैरेक्टर कैसा है, जो बोरोवर है वो ईमानदार है या फिर नहीं है, वो चीज आप ध्यान में नहीं रख रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्रेडिट रिस्क अराइज होता है। देखो आजकल आप देखोगे कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अमीर है, उनके जो फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल मैट्रिसेस बहुत अच्छे हैं, पर उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है कि वो लोन की रिपेमेंट नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, विलफुल डिफॉल्ट करते। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर दोनों का ही ध्यान रखना होगा। उसके बाद ओवरलैंस ऑफ कोलैटरल। अगर आप कोलैटरल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, जैसे मान के चलिए एक पर्सन है वो बैंक के पास लोन लेने के लिए आया, ठीक है, तो इसने अपना घर जो है वो गिरवी रख दिया बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक ने बिना सोचे समझे घर को देख कर ही इसको लोन दे दिया फटाफट से।
बाकी कोई चीज इसने देखी ही नहीं कि इसका क्या बिजनेस है, क्या इनकम है, वो सारी चीजें इसने कंसीडर ही नहीं की है। सिर्फ ये होम इसको दिख गया बैंक को कि हाँ सिक्योरिटी मिल गई है, इसके ऊपर लोन दे दिया। अब आगे चलकर क्या हुआ कि जो घर है वो पुराना हो गया, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है और इसने कर दिया डिफॉल्ट, तो बैंक का पैसा वापस मिला ही नहीं। मतलब मिला भी तो बहुत कम मिला, 10 लाख का लोन दिया था 5 लाख रुपए मिले, तो ओवरलैंस कोलेटरल के ऊपर करने की वजह से भी क्रेडिट रिस्क राइज होता है। उसके बाद अगर डिसीजन मेकिंग टूल्स पे हम ज्यादा ओवरलैंस कर देते हैं, मतलब कि हम अपनी जजमेंट को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन मेकिंग टूल्स है उनके ऊपर ही भरोसा कर लेते हैं, जिसे आप क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल्स का यूज कर लेते हो या फिर अदर रिस्क असेसमेंट टूल का यूज कर लेते हो, बिना बोरोवर के सर्कमस्टांसेस को ध्यान में दिए, ना ही मार्केट डायनामिक को आपने समझा, उसने जो बता दिया आपने ब्लाइंडली इसको फॉलो कर लिया, तो ये भी क्रेडिट रिस्क राइज होगा। डाटा इंटीग्रिटी इशू, अगर आपका जो डाटा है वो इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट है, तो इसकी वजह से भी आप क्रेडिट रिस्क को बढ़ावा देते हो, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं आपके पास सही है, जैसे क्रेडिट स्कोर अगर आपको पता ही नहीं है सही सा, आप प्रॉपर तरीके से क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो उससे अल्टीमेटली फ्यूचर में जाकर आपको नुकसान होने ही वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, डैश इज द रिस्क नॉट हैविंग इनफ रेडली अवेलेबल कैश और इक्विवेलेंट एसेट टू कवर पेमेंट्स ड्यू टू डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर काउंटर पार्टीज। ठीक है, देखो अगर हम एक बैंक की बात करें, अगर एक बैंक के पास कैश या फिर उसके इक्विवेलेंट एसेट्स अवेलेबल नहीं है, सिंपल भाषा में कहूं, अगर लिक्विड एसेट्स अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से वो अपने डिपॉजिटर, क्रेडिटर्स और अदर काउंटर पार्टीज की पेमेंट नहीं कर पा रही है जो कि ड्यू हो चुकी है, तो कौन सा रिस्क यहां पर अराइज होता है? क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क या फिर ऑपरेशनल रिस्क? फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, लिक्विडिटी रिस्क इज द करेक्ट आंसर। लिक्विडिटी रिस्क जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, जब भी एक बैंक किसी डिपॉजिटर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो अपने पास लिक्विड एसेट जो है वो मेंटेन करके रखे, ताकि जब डिपॉजिटर अपना पैसा मांगने के लिए आए, जैसे कि सेविंग डिपॉजिटर्स हो गए या फिर करंट अकाउंट डिपॉजिटर्स हो गए, तो उनका पैसा वो रिपे जो है वो कर पाए। अगर बैंक ये भी तो रिस्क फेस करता है ना कि हो सकता है कि जब डिपॉजिटर पैसा मांगने आए तब उसके पास पैसा ही ना हो, मतलब कि इसने पूरे साल अपने पास लिक्विड एसेट मेंटेन करके रखी, कोई डिपॉजिटर पैसा मांगने के लिए नहीं आया, पर जैसे ही इसने इस पैसे को इन्वेस्ट किया, डिपॉजिटर आ गए कह रहे हैं मेरा पैसा दो, तो यहां पर अब बैंक को क्या होगा? लॉस होगा, क्योंकि वो एक तो रेपुटेशन लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा। लिक्विडिटी रिस्क इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे कॉजेज ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क क्यों अराइज होता है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं? पहला इंपॉर्टेंट कॉजेज होता है मेच्योरिटी मिसमैच। देखो, नॉर्मली बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक की कुछ यहाँ पर एसेट्स होती हैं और कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बैंक जो भी लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है वो एसेट्स है, और जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका यहाँ पर लाइबिलिटीज। ठीक है, अब बैंक के लिए जरूरी होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनके मेच्योरिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया है। जैसे कि मान के चलिए, अगर एक बैंक है, ठीक है, उसने एक एफडी यहाँ पर जो है वो एक्सेप्ट की है और इसका मेच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स है, ठीक है, और इस एफडी के पैसे से उसने यहाँ पर एक पर्सन को लोन्स एंड एडवांसेस दिया, तो जब वो लोन्स एंड एडवांसेस देगा तो वो ध्यान रखेगा कि लोन्स एंड एडवांसेस के जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल या फिर उसके आसपास हो जाए, 5.5 साल या फिर 6 साल, ताकि जैसे ही ये मेच्योर हो ये भी मेच्योर हो जाए और बैंक के पास लोन से पैसा वापस आए और इससे वो अपने एफडी का पैसा वापस कर दे। पर आप सोच के देखिए, अगर इस पैसे से बैंक ने 10 साल के लिए लोन दे दिया, अब दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि देखो ये तो मेच्योर हो गया 5 साल में, पेमेंट बैंक को 5 साल में करनी है, पर इसका जो पैसा था वो तो उसको 10 साल में रिपे होगा, तो ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो अगर मेच्योरिटी मिसमैच हो जाता है तो लिक्विडिटी रिस्क राइज होता है। उसके बाद है अनस्टेबल फंडिंग। अगर बैंक जो है वो अनस्टेबल फंडिंग सोर्सेज पे डिपेंड करता है, जैसे कि होलसेल फंडिंग हो गया या फिर डिपॉजिट जो कि फिक्स नहीं है, वोलाटाइल है, जैसे कभी आपके पास ज्यादा डिपॉजिट आ जाएंगे, कभी आपके पास कम डिपॉजिट आ जाएंगे, तो इसकी वजह से भी आप आपके लिक्विडिटी रिस्क फेस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि किसी सीजन में आपके पास डिपॉजिट आए ही ना, बहुत कम आए, जिससे आप अपना काम भी ना कर पाओ, आपके पास फंड की कमी हो जाए। फिर इनसफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट, अगर जो एक बैंक है वो अपने कैश फ्लो को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं करता है, जैसे कि प्लानिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, और जो कैश शॉर्टेज है वो क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो बस्टिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। फिर आता है आपका यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, मार्केट वोटालिटी, ये भी कुछ रीजंस होते हैं लिक्विडिटी रिस्क के। मिसमैनेजमेंट की बात करें, अगर इनएडक्वेट रिस्क असेसमेंट की जा रही है, वीक कंटीजेंसी प्लान्स है, पुअर डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी लिक्विडिटी रिस्क जो है वो राइज होता है। उसके बाद देखो, विच डायमेंशन ऑफ लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट। ठीक है,
तो अगर मान के चलिए बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल के अंदर 100 करोड़ रुपए के ही विड्रॉवल हो गए, पर अचानक से 500 करोड़ रुपए के विड्रॉवल हो गए। ठीक है, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड विड्रॉवल हुए हैं डिपॉजिट्स के, तो ये लिक्विडिटी रिस्क के किस डायमेंशन के अंदर आता है? लिक्विडिटी रिस्क के 3 डायमेंशन होते हैं, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क और कॉल रिस्क। ठीक है, तो ये जो अनएक्सपेक्टेड विड्रॉवल ऑफ डिपॉजिट होता है, ये फंडिंग रिस्क के अंदर जो है वो आ जाता है, क्योंकि देखो जब अनएक्सपेक्टेड विड्रॉवल्स आएंगे डिपॉजिट्स के, तो बैंक को फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसे कहीं ना कहीं से महंगे दामों पे फंडिंग जो है वो जुटानी पड़ेगी, और अगर वो बाई चांस फंडिंग नहीं जुटा पाती है तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। उसके बाद टाइम रिस्क क्या होता है? अगर मान के चलिए बैंक की जो कैश इनफ्लोज है उसने बैंक ने जो एक्सपेक्ट किया था, अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कैश इनफ्लोज नहीं होते हैं, जैसे बैंक ने एक्सपेक्ट किया था कि 10 साल में टोटल 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इनफ्लो होगा। ठीक है, पर क्या हुआ कि 10 साल में टोटल सिर्फ 200 मतलब ये जो 500 करोड़ रुपए का कैश इनफ्लो हुआ 10 की बजाय 12 साल में हुआ, तो ये आपका टाइम रिस्क कहलाएगा। जैसे एक बैंक ने यहाँ पर लोन दिया, मेच्योरिटी पीरियड था 5 साल, पर बोरोवर ने 6 साल में पेमेंट यहाँ पर की डिफॉल्ट कर करके, तो जो पैसा 5 साल में आना था वो 6 साल में आया, तो इसकी वजह से भी बैंक को लॉस हो सकता है। कॉल रिस्क क्या होता है? अगर बैंक की कोई कंटीजेंट लायबिलिटी थी वो अगर रियल बन जाती है, जैसे मान के चलिए ए पर्सन था, बी पर्सन था, ए पर्सन ने बी पर्सन से 50,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे खरीदी, और ए ने अपने बैंक की गारंटी जो है वो बी को दिलवाई थी, यानी कि बैंक ए का जो बैंक है उसने गारंटी दी थी ए की कि ए जो है वो टाइम पर पेमेंट कर देगा बी को। अगर ऐसा नहीं होता है तो बैंक जो है बी को पेमेंट करेगा, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है बैंक के लिए। तो मान के चलिए इसने डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक की रियल लायबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि इसे अब 50,000 रुपए जो है वो बी को पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉल रिस्क जो है वो आ जाता है। तो ये 3 डायमेंशन होते हैं आपके लिक्विडिटी रिस्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट रिस्क? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है? देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, देखो हमारी जो मार्केट है, हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस आती है, इसकी वजह से हमें जो लॉस होने के चांसेस होते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो लॉस होने के चांसेस होते हैं, उसी को हम इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो, इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द पोटेंशियल फॉर लॉसेस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन इंटरेस्ट रेट। तो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस आती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें जो लॉस होने के चांसेस होते हैं वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। This risk is most commonly associated with fixed income investments such as bonds, certificate of deposit because of their value is inversely related to prevailing interest rate। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट। देखो जो फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट्स होती है जैसे बॉन्ड और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसके ऊपर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, यानी कि मार्केट में अगर फ्लक्चुएशंस आती है, मार्केट इंटरेस्ट रेट अप और डाउन जाता है, तो आपका जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स ही रहता है, उसमें किसी भी तरह का चेंज जो है वो नहीं आता है। तो इनके ऊपर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट फिक्स करना पड़ता है, मतलब फेस करना पड़ता है, क्योंकि देखो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इनकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? तो फर्ज करो एक बॉन्ड है जिसके ऊपर आपको फिक्स 10% का डिविडेंड मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है, सॉरी। अगर इंटरेस्ट रेट 20% हो गया तो लोग अब क्या करेंगे, इसको छोड़कर बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पर 20% का रिटर्न मिल रहा है और यहाँ पर 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो अल्टीमेटली इस बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर हमें रिटर्न जो है वो कम मिल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की जो वैल्यू होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है इंटरेस्ट रेट के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जिससे हमें लॉस होगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, when the interest rate rise, the market value of existing bond with lower interest rate falls as investor can now earn a higher return elsewhere। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो जो हमारे बॉन्ड की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, वो कम हो जाती है, और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो मार्केट वैल्यू जो है वो एग्जिस्टिंग बॉन्ड की कम हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, क्योंकि ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स है वो इंटरेस्ट रेट रिस्क के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं? सबसे पहले जो मेच्योरिटीज है उनको डिवर्सिफाई कर दो, यानी कि आपने जो भी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप कुछ 1 ईयर मेच्योरिटी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ 2 ईयर मेच्योरिटी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ 3 ईयर मेच्योरिटी के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, ताकि जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए
तो उसकी वजह से आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर डिफरेंट इम्पैक्ट पड़े, यानी कि आपको ज्यादा लॉस जो है वो ना हो, ठीक है। उसके बाद आप डेरिवेटिव्स का यूज कर सकते हो, जैसे कि इंटरेस्ट रेट स्वैप, ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, ताकि आपको फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं, यानी कि जो अनफेवरेबल रेट फ्लक्चुएशंस होते हैं उनसे जो आपको लॉसेस होने वाले हैं उसको आप मैनेज कर पाओ, उसको आप ऑफसेट जो है वो कर पाओ। उसके बाद आप ड्यूरेशन को मैच कर सकते हो, यानी कि जो एवरेज ड्यूरेशन है आपकी लायबिलिटीज की उसको एवरेज ड्यूरेशन ऑफ एसेट्स के साथ मैच जो है वो कर सकते हो, ताकि जो आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी है रेट चेंजेस के साथ उसको जो है वो कम किया जा सके, ठीक है। उसके बाद आप एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, यानी कि आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हो मार्केट कंडीशन की, और मार्केट के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो को भी चेंज कर सकते हो, जिससे कि आप मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमा सके और अपने रिस्क को मिनिमाइज जो है वो कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस इज नॉट अ इफेक्टिव वे टू मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के बहुत सारे रास्ते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा रास्ता है जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने का नहीं है। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसकी वजह से जो हमें लॉस होता है, जैसे कि मान के चलिए अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है वो यूएसडी और आईएनआर का जो है वो है 1 यूएसडी इज इक्वल टू 80 आईएनआर, ठीक है, यानी कि 1 यूएसडी के बदले में आपको 80 आईएनआर मिलते हैं। तो आपने यहाँ पर 100 यूएसडी जो है वो बाय कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, रेट कम हो गया, 1 यूएसडी इज इक्वल टू सिर्फ 70 रुपीज जो हो गया। अब आप आपके जो यूएसडी डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, ठीक है। ऐसा क्यों है, पहले आपका 1 यूएसडी की वैल्यू होती थी 80 रुपए, अब कितनी रह गई, यहाँ पर 70 रुपए जो है वो रह गई। तो ये जो फ्लक्चुएशंस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में उससे जो हमें लॉसेस होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क जो है वो कहलाते हैं। तो इसको मैनेज करने के हमारे पास कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि पहला, आप हैजिंग कर सकते हो, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्यूचर्स और ऑप्शन का यूज करके हैजिंग कर सकते हो, जिसे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, ठीक है, जिससे आप जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको लॉक कर सकते हो, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जो करेंसी होल्डिंग्स है उसको डिवर्सिफाई कर सकते हो, जैसे कि आप कुछ डॉलर्स को होल्ड करके रख सकते हो, कुछ यूरोस को होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है, कुछ पाउंड्स को होल्ड करके रख सकते हो, ताकि अगर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आती है तो आपके सारे फॉरेन करेंसी पे रिस्क अराइज ना हो। जैसे अगर यूएसडी और आईएनआर का रेट चेंज हुआ है तो बाकी जो आपके फॉरेन करेंसी होल्डिंग्स है उनके ऊपर कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि आप करेंसी होल्डिंग को डिवर्सिफाई जो है वो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो करेंसी फ्लक्चुएशन है उसको आप इग्नोर कर दीजिए और होप करिए कि बेस्ट ही होगा, सारी चीजें सही होंगी। तो सुनने में तो ये अच्छा लग रहा है पर प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। देखो आप ऐसा ही नहीं छोड़ सकते हो, इग्नोर नहीं कर सकते हो करेंसी फ्लक्चुएशंस की, क्योंकि इससे बहुत बड़ी अमाउंट में लॉस होता है, तो ये तरीका नहीं है। मैचिंग करेंसीज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, तो आप ना फॉरेन करेंसी के जो इनफ्लोज है आउटफ्लोज है उनको मैच कर सकते हो, तो ये भी इफेक्टिव वे है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये एक इफेक्टिव वे नहीं है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, सोर्सेज ऑफ रिस्क refers to different factors or event that can create uncertainty and potential losses for financial institution. Which of these are source of risk? देखो source of risk का मतलब है कि कहाँ कहाँ से बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है, मतलब कि कहाँ कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां से रिस्क जो है वो अराइज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एक बैंक है उसके लिए फंडिंग के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कहाँ कहाँ से फंड अरेंज कर सकते हैं, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आरबीआई से लोन ले सकते हैं, किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, किसी दूसरी बैंक से लोन ले सकते हैं, फाइनेंशियल मार्केट से फंड रेजिंग कर सकते हैं। तो ये है फंड रेजिंग के सोर्सेज। ऐसे रिस्क के भी सोर्सेज होते हैं कि जहां जहां से बैंक रिस्क जो है वो ले सकता है। वैसे तो बैंक को रिस्क लेना पसंद नहीं है पर उसे लेना ही पड़ेगा। पहला डिसीजन इनडिसीजन, बिजनेस साइकिल, सीजनैलिटी, इकोनॉमिक फिस्कल चेंजेस या फिर कंपटीशन। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि यहां पर हमारे सोर्सेस क्या है रिस्क के, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज है जहां से बैंक को रिस्क फेस करना पड़ता है। जैसे पहला अगर हम बात करें डिसीजन इनडिसीजन, अगर बैंक कोई गलत डिसीजन लेता है तो वहां पर उसे रिस्क फेस करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया और बैंक ने डिसाइड किया कि वो इस डिपॉजिट से एसएलआर मेंटेन नहीं करेगा, ना ही सीआरआर मेंटेन करेगा, तो बैंक ने ये रॉन्ग डिसीजन लिया, इससे अब इसे लीगल पेनल्टीज इसके ऊपर लगेंगी, ठीक है, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो लीगल पेनल्टीज आपके ऊपर लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इनडिसीजन मतलब अगर आपने एक सही टाइम पे कोई सही डिसीजन नहीं लिया तब भी रिस्क होगा। जैसे अगर मान के चलिए आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की थी 100 रुपए और अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 200, ठीक है, और मार्केट टॉप पे है, पीक पे है,
तो यहाँ पर आपको इसको बेच देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 100% प्रॉफिट आपको हो रहा है, यानी कि दुगना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपकी वैल्यू के दुगना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर इसको सेल नहीं करते हो और उसके बाद मान के चलिए इसकी वैल्यू 50 रुपए रह गई, तो अब यहाँ पर आपको लॉस हो गया। अब ये लॉस क्यों हुआ है, ये रिस्क क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद बिजनेस साइकिल और सीजनलिटी, अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हो, किसी इंडिविजुअल को लोन देते हो और उसके बिजनेस साइकिल या फिर सीजनलिटी को ध्यान में नहीं रखते हो, जैसे कि मान के चलिए आपने एक कंपनी, एक्सपेक्टेड कंपनी, उसको यहाँ पर लोन दे दिया, और एक्सपेक्टेड कंपनी जो काम करती है वो साल में सिर्फ 1 महीना ही चलता है, यानी कि उसका सीजन एक साल में 1 महीना ही यहाँ पे जो है वो रहता है। ठीक है, मतलब पूरे साल में ये 1 महीना ही काम करके पैसा कमा सकती है। तो यहाँ पर जो रिस्क होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये महीना उसका सही से काम नहीं चला तो वो एक भी पैसा आपका रिपे जो है वो नहीं कर पाएगी। उसके बाद इकोनॉमिक फिजिकल चेंजेस, अगर कोई इकोनॉमिक चेंज आ गया है, फिजिकल चेंज आ गया, जैसे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें किसी भी तरह का चेंज आ गया है, या फिर जो गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है उसमें किसी भी तरह का चेंज आ गया है, ठीक है, जैसे टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो उसकी वजह से भी रिस्क अराइज हो सकता है। उसके बाद कंपटीशन, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे मान के चलिए आपने एक्सपेक्टेड कंपनी को लोन दिया और ये ऐसा काम कर रहा है जहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन है, तो यहाँ पर इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर इसके पास कुछ यूनिक चीज ना हुई तो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो ये सारे ही सोर्सेज है आपके रिस्क के, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रिस्क ड्राइवर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, ठीक है, ठीक है, गाड़ी को आगे लेकर जाता है ड्राइवर, ऐसे ही रिस्क को लेकर आने वाला भी ड्राइवर होता है। मतलब कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्क को अराइज करते हैं। देखो, सोर्सेज और ड्राइवर में क्या फर्क है, सोर्सेज का मतलब है कहां कहां से रिस्क आ सकता है, ड्राइवर का मतलब है किन वजह से रिस्क जो है वो अराइज होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर रिस्क ड्राइवर नहीं है, पहला चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट रिस्क ड्राइवर है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आ जाता है, जैसे रेगुलेशन में चेंज आता है, तो वहां पर रिस्क अराइज होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए बिजनेसेस पे, तो क्या होगा, इससे बिजनेसेस को लॉस होगा, और बिजनेसेस को लॉस होगा तो वो बैंक का लोन का पैसा रिपे नहीं कर पाएंगे, जिससे अल्टीमेटली किसको लॉस होगा, बैंक को ही लॉस होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ड्राइवर है रिस्क का। उसके बाद रीबूस्ट एंड अप टू डेट टेक्नोलॉजी सपोर्ट, तो ये तो रिस्क को मिनिमाइज करने वाला ड्राइवर है, यानी कि ये रिस्क को कम करता है ना कि बढ़ाता है। उसका डेफिशिएंसी इन सिस्टम एंड प्रोसीजर, अगर आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो एफिशिएंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी रिस्क राइज होता है। उसके बाद अगर कम्युनिकेशन गैप है या फिर फेलियर है, तो उसकी वजह से भी रिस्क जो है वो राइज होता है। उसके बाद देखो, रिस्क इंडिकेटर्स आर मेजरेबल साइंस और मैट्रिक, और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, रीबूस्ट एंड अप टू डेट टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ये यहाँ पर बेसिकली रिस्क ड्राइवर नहीं है, बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट रिस्क ड्राइवर है। उसके बाद देखो, रिस्क इंडिकेटर्स आर मेजरेबल साइंस और मैट्रिसेस दैट हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क बिफोर दे बिकम क्रिटिकल इश्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिस्क इंडिकेटर। देखो, रिस्क इंडिकेटर क्या है, ये बेसिकली कुछ मैट्रिसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको क्वांटिफाई कर पाते हैं, यानी कि उसको मेजर कर पाते हैं। तो रिस्क इंडिकेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सा हमारा टाइप है रिस्क इंडिकेटर का। पहला है गवर्नेंस ओवरसाइज रिस्क इंडिकेटर, फिर रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर्स, फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेटर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे हमारे टाइप है रिस्क इंडिकेटर्स के। पहले देखो, गवर्नेंस और ओवरसाइट जो रिस्क इंडिकेटर्स है वो बेसिकली हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कैसा है और वहां पर कितना रिस्क है उसको मेजर करता है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर बेसिकली आपकी जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है उसको स्टडी करता है, उसका एनालिसिस करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और किस तरीके से ले रहे हो। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेटर क्रेडिट रिस्क को मेजर करने का, आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल गवर्नेंस एंड ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर, तो इसमें से कौन सा गवर्नेंस और ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर नहीं है। पर लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी, तो देखो ये एक आप कह सकते हो कि जो गवर्नेंस सिस्टम है उसकी खामी है, उसकी वीकनेस है कि उसने जो ड्यूटीज है और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको सेपरेट करके नहीं रखा हुआ है, यानी कि लोगों को अपने काम के बारे में ही नहीं पता है, जिससे वो अपना काम सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे। और कोई काम अगर गलत होता है तो कौन पर्सन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है उसको भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। उसके बाद एंट्री इनटू ट्रांजेक्शन विद इंस्टीट्यूशन लैक ऑफ एक्सपर्टीज, तो ये आपका गवर्नेंस ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर नहीं है, बल्कि ये आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर है। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ मैनेजमेंट एंड बोर्ड, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है।
और जो मैनेजमेंट है वो इंडिपेंडेंट होकर काम जो है वो नहीं कर पा रहे, ना बोर्ड काम कर पा रहे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क इंडिकेटर है गवर्नेंस और ओवरसाइट का। उसके बाद लैक ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और फेलियर टू इन्फोर्स एग्जिस्टिंग कोड, तो ये भी करेक्ट है, मतलब कि ये भी आपका गवर्नेंस और ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर के अंदर ही आ जाता है। अगर आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है या फिर जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको आप एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो, तो पहला, तीसरा और चौथा ये आपका गवर्नेंस ओवरसाइट रिस्क इंडिकेटर के अंदर आते हैं, और ये जो दूसरा है ये आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर इंडिकेटर के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट इंडिकेटर, इसमें से कौन सा हमारा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिससे हम क्रेडिट रिस्क को मैनेज कर पाते हैं, क्रेडिट रिस्क को मेजर कर पाते हैं, क्रेडिट रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पहला देखो, रेगुलरली रिव्यू अपडेटिंग क्रेडिट पॉलिसी टू रिफ्लेक्ट द मार्केट कंडीशंस, तो हमें रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट पॉलिसीज को रिव्यू करते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका रिस्क इंडिकेटर नहीं है। उसके बाद मेंटेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल लोन एप्लीकेशंस, या फिर टू मच एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर कोलैटरल, नॉट इनफ एम्फेसिस ऑन क्रेडिट हिस्ट्री, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क इंडिकेटर है जो कि पोटेंशियल रिस्क को मेजर कर सकता है, कि अगर आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर पे एम्फेसिस कर रहे हो, मतलब कैरेक्टर और कोलैटरल पे एम्फेसिस कर रहे हो, और आप क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहे हो, तो पक्का है कि आपको यहाँ पर क्रेडिट रिस्क फेस करना ही पड़ेगा। चौथा ऑप्शन देख लो, कंडक्टिंग थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ बॉरोवर बिफोर द एक्सटेंडिंग क्रेडिट, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इंस्ट्रूमेंट के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग जो है वो करेक्ट है। देखो, ड्यूरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, ड्यूरेशन का यहाँ पर क्या मतलब है, तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन की हम बात करें वो बेसिकली मैक्रो ड्यूरेशन की यहाँ पर जो है वो बात करें, और ये इंस्ट्रूमेंट और प्रोडक्ट की जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी है उसको मेजर करने का जो है वो काम करता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी आ जाता है, और मॉडिफाइड ड्यूरेशन का जो काम होता है वो बेसिकली यही मेजर करना होता है कि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आता है तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और ड्यूरेशन बेसिकली कैलकुलेट करता है कि जो वेटेड एवरेज टाइम कितना है, जितने टाइम पीरियड में जो बॉन्ड होल्डर है वो अपने बॉन्ड कैश फ्लोज को रिसीव कर लेगा। जैसे अगर आपने एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है जहां से आपको टोटल 1,30,000 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं, जिसमें से 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल और 30,000 रुपए इंटरेस्ट है, तो ये जितने टाइम पीरियड में आपको मिल जाता है, मान के चलिए 2 साल 8 महीनों में ये आपको मिल जाता है, तो ये आपका ड्यूरेशन जो है वो कहलाएगा, 2 साल 8 महीने आपका ड्यूरेशन जो है वो कहलाएगा, ठीक है। मैच्योरिटी से कंफ्यूज मत करना, मैच्योरिटी अलग चीज है, ड्यूरेशन अलग चीज है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये सभी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज द फाइनेंशियल मैट्रिक यूज्ड टू इंश्योर दैट बैंक हैव सफिशिएंट हाईली लिक्विड एसेट्स टू कवर देयर टोटल नेट कैश आउटलेज ओवर अ शॉर्ट पीरियड। इट इज अ की रिक्वायरमेंट अंडर द बेसल थर्ड फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता दूं, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ये मेजर करता है कि बैंक के पास कितनी हाईली लिक्विड एसेट्स अवेलेबल हैं अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए, यानी कि एक बैंक की लिक्विडिटी कैसी है उसको मेजर करने का काम जो है वो ये रेशियो जो है वो करती है, और ये बेसल थर्ड फ्रेमवर्क के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और इंडियन बैंक्स को भी ये फुलफिल जो है वो करनी पड़ती है, यानी कि एक एडुकेट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। उसके बाद कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, बैंकों को अपने टोटल रिस्क वेटेड एसेट का एक सर्टेन परसेंटेज जो है कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे 100 करोड़ की अगर रिस्क वेटेड एसेट है और 10% कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो 100 करोड़ का 10% यानी कि 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो बैंकों को 10 करोड़ कैपिटल जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी जो है वो कंपलसरी होती है, ओके। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि एक कंपनी के अंदर कितना पैसा डेट का लगा हुआ है और कितना पैसा ऑनर का लगा हुआ है। जैसे अगर एक कंपनी के अंदर 60 करोड़ रुपए ऑनर का लगा हुआ है, 40 करोड़ रुपए जो है वो आपका यहाँ पर डेट का लगा हुआ है, तो इससे आप यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो निकाल सकते हो। सिंपली आपको 40 करोड़ को डिवाइड करना है 60 करोड़ के साथ, और आपका यहाँ पर रेशियो जो है निकल कर आ जाएगा। तो 40 को आपको 60 के साथ डिवाइड करना है, तो ये रेशियो आ जाएगी 0.66:1, यानी कि 1 रुपया अगर ऑनर का लगा हुआ है तो 0.66 पैसे जो है वो किसके लगे हुए हैं, डेट के लगे हुए हैं। उसके बाद रिटर्न इन इक्विटी का मतलब है कि आपने जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उसके ऊपर आप कितना रिटर्न जो है वो कमा रहे हो। पर इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन बी लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डैश इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक इंट्रोड्यूस्ड अंडर द बेसल थर्ड फ्रेमवर्क टू इंश्योर दैट banks maintain a stable funding profile for the long term. It measures the proportion of banks available stable funding related to required stable funding, promoting long term financial stability, ठीक है। तो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जिसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था बैंकिंग सिस्टम के अंदर ताकि
जो बैंक है वो एक स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल को जो है वो मेंटेन करके रख पाए, यानी कि स्टेबल फंडिंग सोर्सेज है, फंड रेजिंग जो है वो कर पाए। ये जो रेशो है ये बेसिकली मेजर करता है कि बैंक के पास कितने स्टेबल फंडिंग के सोर्सेज अवेलेबल है और उसे कितने स्टेबल फंडिंग के सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिससे हम बैंकों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको लॉन्ग टर्म के अंदर प्रमोट कर पाते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है लिक्विडिटी कवरेज रेशो, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नेट स्टेबल फंडिंग रेशो, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, चौथा ऑप्शन कह रहा है रिटर्न ऑन एसेट। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो इंटरनल फ्रॉड्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और एक्सटर्नल फ्रॉड्स लाइक थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर्स लाइक टेररिज्म और सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है। तो ये बेसिकली रिस्क की बात करिए। तो इंटरनल फ्रॉड, एक्सटर्नल फ्रॉड और नेचुरल डिजास्टर की वजह से कौन सा रिस्क अराइज होता है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क या फिर लिक्विडिटी रिस्क। तो देखो मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क के बारे में हमने समझ लिया। तो ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का भी आंसर है। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, अगर किसी वजह से, कोई इंटरनल रीजन की वजह से, कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर एक बैंक अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर पाती, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंडिंग करना, और उसकी वजह से जो बैंक को लॉस होने के चांसेस होते हैं, वो आपका ऑपरेशनल रिस्क जो है वो आता है। तो यहाँ पर बेसिकली इंटरनल फ्रॉड और एक्सटर्नल फ्रॉड की वजह से जो रिस्क यहाँ पर अराइज होता है वो आपका ऑपरेशनल रिस्क जो है वो कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिस्क टेकर्स, पॉलिसी मेकर्स, ऑडिटर्स, एवरीवन कंसर्न विद रिस्क शुड ऑल बी कवर्ड अंडर द रिस्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो हर एक बैंक को एक रिस्क ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनानी होती है, जिसका मेन जो काम होता है वो होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, असेस करना और मैनेज करना। और इस रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो बेसिकली रिस्क टेकर जो कि रिस्क लेते हैं, पॉलिसी मेकर जो कि रिस्क से रिलेटेड पॉलिसी बनाते हैं, ऑडिटर जो कि चेकिंग करते हैं, और बाकी जो एम्प्लॉयज है जो रिस्क लेते हैं वो भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला देखो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिजाइन करना, या फिर कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करना, या फिर फाइनेंशियल रिटर्न्स को इंक्रीज करना, या फिर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मैनेजिंग। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की, फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्क ऑर्गेनाइजेशन की वो यही है कि एक बैंक जो भी रिस्क फेस कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे असेस करना, उसको मैनेज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल रिस्क आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द बैंक वाइड ऑडिट। जब हम बैंक वाइड ऑडिट करवाते हैं, ऑडिट का मतलब है जब हम बैंक की जो एक्टिविटीज है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करवाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या रिस्क हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहले देखो इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी यूज। अगर आप बैंक की ऑडिटिंग करवाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पे आप जो है इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी को यूज करें, जिससे आपको रिस्क अराइज हो सकते हैं, जैसे कि साइबर थ्रेट्स के मौके बन सकते हैं। उसके बाद एक्सेसिव काउंटर पार्टी एक्सपोजर, अगर आपने किसी काउंटर पार्टी को ज्यादा एक्सपोजर दे दिया, यानी कि एक ही सिंगल इंडिविजुअल को या फिर कंपनी को बहुत ज्यादा लोन दे दिया है, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेजरी कोऑर्डिनेशन में कोई भी कमी है तो उसके बारे में पता लग जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि आपको ये सारे रिस्क जो है वो मिल जाएंगे अगर आप बैंक वाइड ऑडिट करवाते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रोल ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी इन रिस्क मैनेजमेंट इज टू। तो जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी होती है उसका क्या मेन रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। पहला, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना, या फिर इंटरनल ऑडिट्स को कंडक्ट करना, या फिर लोन एप्लीकेशंस को अप्रूव करना। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लगा है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी का मेन रोल क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना, इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना, इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करना, या फिर लोन एप्लीकेशंस को अप्रूव करना। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द करेक्ट आंसर। मैनेज इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका मेन पर्पस होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करना। उसके बाद देखो डाटा इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल फॉर रिस्क असेसमेंट, बिकॉज डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उस डेटा के अंदर
कोई भी अनऑथराइज चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ना ही किसी भी तरह की डाटा टेम्परिंग की होनी चाहिए, यानी डाटा के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया होना चाहिए। जैसा डाटा हमने रिकॉर्ड किया था वो वैसा ही डाटा रहना चाहिए, ठीक है। अब ये रिस्क असेसमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि देखो जब आप रिस्क को असेस करते हो तो आप डाटा के बेस पे ही तो करते हो, जो आपके पास डाटा अवेलेबल होता है उसके बेस पर आप रिस्क को असेस करते हो। आप सोच के देखिए, अगर डेटा ही आपके पास इनएक्यूरेट हो, सही ना हो, तो क्या आप रिस्क असेसमेंट सही तरीके से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी होती है। क्यों क्रिटिकल होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इंप्रूव करती है, या फिर ये फास्टर ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करती है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस करती है, या फिर ये एक्यूरेट और रिलायबल डिसीजन मेकिंग को इंश्योर करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर डाटा इंटीग्रिटी आप मेंटेन करके रखते हो तो जो मैनेजमेंट है वो एक्यूरेट डिसीजन जो है वो ले पाती है, क्योंकि डेटा एक्यूरेट है और एक्यूरेट डिसीजन जो होते हैं वो रिलायबल भी रहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड इन रिस्क मैनेजमेंट इज, देखो अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें ना, तो वहां पर सभी डिपार्टमेंट्स, सभी एम्प्लॉयज का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी एक रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, काम होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की? पहला देखो सेटिंग एक्सेप्टेबल रिस्क टॉलरेंस लेवल। तो यहाँ पर रिस्क लिमिट को फिक्स करना कि बैंक किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कितना मैक्सिमम जो है वो रिस्क ले सकती है। उसके बाद इंडिविजुअल लोन एप्लीकेशंस को अप्रूव करना, या फिर रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना, या फिर मॉनिटरिंग डेली मार्केट मूवमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। देखो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिस्क लिमिट्स को डिटरमाइन करना, ठीक है। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को बनाना, इंप्लीमेंट नहीं करता है, बनाती है। इंप्लीमेंट करने का काम जो मैनेजर्स होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए ही रहेगा। जो बोर्ड है वो रिस्क टॉलरेंस लेवल को जो है वो सेट करता है, साथ के साथ वो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को बनाता भी है, पर इंप्लीमेंट नहीं करता। इंप्लीमेंट का जो काम होता है वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है। उसके बाद देखो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशनल इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो जो बोर्ड है वो जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाता है उसको इंप्लीमेंट करने का जो काम है वो कौन करता है? ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट करता है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग मैनेजमेंट करता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको इंप्लीमेंट करने का काम कौन करता है? फटाफट से बताइए इसका आंसर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि जो सीईओज वगैरह हो गए, जो सीनियर मैनेजर हो गए, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को। उसके बाद देखा हाउ कैन ऑपरेटिंग मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू कल्चर ऑफ रिस्क अवेयरनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का मतलब है जो कि इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग जो बोर्ड ने सेट किए हैं, इन स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग जिनको बोर्ड ने बनाए हैं, अपना काम करते हैं। यानी कि जब यहां पर लिमिट्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो उसको फॉलो करने का काम ऑपरेटिंग मैनेजमेंट जो है वो करता है, ठीक है। तो रिस्क अवेयरनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट कैसे कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहले देखो वो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड करता है, जिससे उसे पता लगता है कि एक बैंक कहां कहां पे कौन कौन सा रिस्क फेस कर रहा है। उसके बाद बाय कम्युनिकेटिंग रिस्क इन्फॉर्मेशन टू कलीग्स, तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो रिस्क को अपने जो अंडर काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज या फिर जो कलीग्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं, ताकि उनको भी रिस्क इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। उसके बाद यहाँ पर जो रिस्क असेसमेंट है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। जो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट है वो ये सारे काम करते हैं रिस्क अवेयरनेस कल्चर में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो इन डिफाइनिंग एक्सेप्टेबल रिस्क ए बैंक शुड नॉट कंसीडर। जब यहां पर एक्सेप्टेबल रिस्क को डिफाइन किया जाता है, यानी कि जब यहां पर बोर्ड डिटरमाइन किया जाता है कि बैंक मैक्सिमम कितना रिस्क जो है वो ले सकता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको बोर्ड कंसीडर नहीं करता है? पहला पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस, तो इसे तो कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना लॉस होने के चांसेस है। उसके बाद रेगुलेटरी रिपरकशंस, यानी कि अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो आपको कितना यहाँ पर रेगुलेटरी पेनल्टी लगने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद रेपुटेशनल डैमेज, तो ये भी तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। उसके बाद है एनवायरमेंटल इंपैक्ट, तो ये मोस्टली कंसीडर नहीं किया जाता। यानी कि अगर जब हम रिस्क की जो लिमिट है जब डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हम इसको जो है वो कंसीडर नहीं करते, एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि रिलेटेड थे रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जो कि हमारा पेपर 2 है।
रिस्क ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आप थ्योरी का पार्ट है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रिस्क के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपका मिथ वन। देखो, सभी मानते हैं कि जो रिस्क होता है वो बैड होता है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। रिस्क बैड नहीं होता है, यानी कि रिस्क हमेशा आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते तब आपको लॉस होता है। रिस्क लेने मतलब रिस्क लेना अच्छा माना जाता है। लाइफ में थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। हमेशा कंफर्ट जोन में रहोगे फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि ऐसे ही रिस्क हवा में ले लो, नहीं ऐसे नहीं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाने के बाद रिस्क लो, और रिस्क और रिटर्न के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बनाओ। यानी कि आप रिस्क उतना ही लो जितना आप मैनेज कर पाओ। अगर लॉस हो भी गया तो आपको ज्यादा नुकसान जो है वो ना हो। ठीक है, और रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए रिस्क लो। अगर आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिल रहा है तभी आप ज्यादा रिस्क लो, अदरवाइज आप रिस्क मत लो। जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस है, उनका मानना होता है कि रिस्क ऐसी चीज है जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हमें रिस्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसे मेजर करके मैनेज करना चाहिए। उसके बाद रिस्क एक बैलेंसिंग एक्ट होता है, यानी कि हमें एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स और जो परसीव्ड कॉस्ट है, यानी कि जो रिवॉर्ड हमें मिलने वाले हैं और जो कॉस्ट हम इनकर करने वाले हैं, उनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस क्रिएट करना जो है वो जरूरी है। ठीक है, और रिस्क में हमेशा आपको एक रिवॉर्ड मिलता है। मतलब आप रिस्क लेते हो तो वहां पर आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड जरूर मिलता है, चाहे वो रियल हो, चाहे वो इमेजिन्ड हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो। ठीक है, इसीलिए जो बैंकर्स हैं वो रिस्क लेना पसंद करते हैं। फिर आता है मिथ टू। देखो, मिथ टू क्या कहता है कि जो गोल है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाना है, यानी कि जो बैंक है वो यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर रहा है ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके, पर ऐसा नहीं है। देखो, सिर्फ शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाना गोल नहीं होता है, बल्कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उन सभी को बेनिफिट पहुंचाना हमारा गोल होता है। यानी कि हम रिस्क इसीलिए मैनेज करते हैं, रिस्क को इसीलिए मैनेज करते हैं ताकि हम सभी स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचा पाए, उनकी ग्रोथ जो है वो कर पाए। ठीक है, सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए काम करना ये हमारा गोल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद मिथ थ्री हमारा वो कहता है कि जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सिर्फ स्पेशलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, जहां पर भी कोई रिस्क फेस कर रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहां पर रिस्क को मैनेज करें, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क अवेयरनेस का एक कल्चर जो है वो बिल्ड करना जरूरी होता है, ताकि हर एक लेवल के ऊपर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर रिस्क अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके और रिस्क को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो एक कल्चर ऑफ रिस्क को प्रमोट करना जरूरी होता है, क्रिएट करना जरूरी होता है, ताकि जो इंडिविजुअल्स है, हर लेवल के ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हैं या फिर नहीं है, वो यहाँ पर इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सके और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे सके। उसके बाद एक मिथ फोर भी है, वो कह रहा है रिस्क कैन बी ट्रांसफर। रिस्क को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। हम रिस्क को किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, जैसे आपने कार इंश्योरेंस करवाई है, तो वहां पर देखो, आपने सारा का सारा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफर नहीं किया, बल्कि आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना रिस्क शेयर किया है। आप चाहे इंश्योरेंस करवा लो, फिर भी आपको कोई ना कोई लॉस जो है वो हो ही जाएगा अगर कोई इवेंट, नेगेटिव इवेंट अगर हो जाता है। ठीक है, तो जो रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म है उसका यूज करके, जैसे इंश्योरेंस का यूज करके, आप कुछ हद तक रिस्क को कम कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, पर आप सारे रिस्क को नहीं हटा सकते हो, यानी कि सारे रिस्क को रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है? तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपको कंसेप्चुअल वीडियोस की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जिनसे आप बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में इस डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर पाते हो। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो
तो आपको 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि नेक्स्ट क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।